जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम में आप लोगों के लिए फिर एक आर्मी टेक्निकल का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपसे आर्मी टेक्निकल साइंस यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग फिजिक्स के यहाँ पर 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को करवाऊँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, A1 तथा A2 आयाम एवं समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी आयाम जबकि उनके मध्य कालांतर 90 डिग्री हो, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? परिणामी आयाम पूछा गया है फ्रेंड्स, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि परिणामी आयाम है फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू √A1 प्लस A2 और यहाँ पर स्क्वायर है प्लस 2A1 A2 cos थीटा। यहाँ पर A1 और A2 क्या है? आयाम है और थीटा क्या है? कालांतर है। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? A1 A2 आयाम दिए हुए हैं, तो चलिए A1 A2 आयाम तो हमने एज इट इज पुट कर लिए, यहाँ पर वैल्यू उनकी रख दी है। उसके बाद क्या दिया? कालांतर कितना दिया है? यहाँ पर 90 डिग्री का कालांतर दिया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। और cos 90 फ्रेंड्स कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से जो हमें वैल्यू मिलेगी, ये 0 है और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, फाइनली जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि परिणामी आयाम जो मिलेगा उसकी वैल्यू हमें ये मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। तो कौन सी ऐसी किरणें या रेज होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेव्स होती है, किरणें होती है, वो दो तरह की होती है। एक यांत्रिक होती है यानी कि मैकेनिकल, और दूसरी क्या होती है? अयांत्रिक यानी कि नॉन मैकेनिकल होती है। और जो यांत्रिक किरण वेव्स होती है, किरणें होती है, उनके अंतर्गत अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो तरह की तरंगें आती है। और अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत कौन सी आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं। तो अयांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती है जिसके संचरण के लिए, जैसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यांत्रिक किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन सब में अगर हम देखें तो कैथोड किरण क्या होती है? इनके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अभी मैंने बात करी, अयांत्रिक तरंगें होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ध्वनि तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती है, इसलिए इनके संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डॉपलर प्रभाव यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है? यहाँ पर एक सोर्स होता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये क्या होता है? गेन करने वाला यानी कि ग्राही होता है जो ये ध्वनि सुनता है। तो इन दोनों के बीच में अगर गति होती है, ये दूर जाते हैं या पास आते हैं, तो ध्वनि में क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति कम या ज़्यादा होती है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसे क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अगर आप किसी गाड़ी के हॉर्न के पास जैसे जैसे आते जाएंगे, तो गाड़ी आपके जैसे जैसे पास आती जाएगी तो हॉर्न आपको बहुत तेज़ी से सुनाई देगा, और जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती जाएगी तो उसका हॉर्न आपको कम सुनाई देगा। तो ये जो इफेक्ट होता है, ये क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट होता है, जिसमें आपको जो ध्वनि होती है वो मूवमेंट के कारण, गति के कारण कम या ज़्यादा सुनाई देती है। और यही जो डॉपलर इफेक्ट है आप प्रकाश में भी अप्लाई कर सकते हो, लाइट में भी। जैसे जैसे आप लाइट के पास जाते हो तो लाइट आपको ज़्यादा तेज चमकती हुई दिखाई देती है, और जैसे जैसे आप लाइट से दूर जाओगे तो लाइट आपको धीमी दिखाई देगी। जैसे तारे, कुछ तारे हमें बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, और कुछ तारे जो होते हैं धीमे धीमे दिखाई देते हैं, कम प्रकाशीय दिखाई देते हैं, क्योंकि वो दूर होते हैं, और जो ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं वो पास होते हैं। तो इस तरह से जो डॉपलर इफेक्ट है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि किस में इसका उपयोग नहीं होता है? तो जो ईसीजी होती है, ईसीजी में डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ईसीजी में क्या होता है कि जो धड़कनें होती है, धड़कनों से सिग्नल सेंसर जो अटैच होता है हमारी स्किन से,
वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करता है। तो ये डिटेक्ट करना जो है सिग्नल है, ध्वनि है, जो हमारी हार्ट बीट की ध्वनि है उसको ये सुनता है, कम ज़्यादा हो के अकॉर्डिंग वो हमें क्या करता है, सिग्नल बताता है। तो ईसीजी में भी क्या डॉपलर इफेक्ट उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च आवृत्ति एवं रिसीव रेडियो परास में एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक रेडियो रेंज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पानी के नीचे नौका यानी जो सेलिंग होती है उसके लिए भी जो नौका है, पानी की जो तली है उसमें भी साउंड वेव भेजी जाती है और वो रिटर्न होती है और हमें जो भी ऑब्जेक्ट पता करना है वो यहाँ से पता किया जा सकता है। तो इसमें भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में मृत ऊतकों को ढूंढने के लिए। तो शरीर में मृत ऊतकों को ढूंढा डॉपलर इफेक्ट के द्वारा नहीं जा सकता, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4। सोलर सेल किन पदार्थों से बने होते हैं? व्हाट मटेरियल आर सोलर सेल मेड ऑफ? सोलर सेल सभी आप सभी ने देखे होंगे, आजकल इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। तो सोलर सेल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ये चालक से बनाए जाते हैं, कंडक्टर यानी कि सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या फिर किसी भी पदार्थ से बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर से बनाए जाते हैं, जिसमें सिलिकॉन, जितने भी अर्धचालक हैं उनका उपयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जो सौर सेल है उसका उपयोग क्या है, ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। पवन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है? तो पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी जो होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा हवा जो है बहती रहती है। तो बहती रहती है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? ऑब्वियसली इसमें होगी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? पवन चक्की के द्वारा विद्युत ऊर्जा में। बिजली से लगी आग केवल निम्नलिखित से बुझानी चाहिए। जल के प्रयोग से अगर बुझाएंगे तो करंट लगने का खतरा होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और इसी का उपयोग किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। फोम का उपयोग नहीं किया जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन राइट क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं? पायरीन। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि यह क्या करता है, एक अज्वलनशील वाष्प बनाता है, एक मोटी वाष्प बना देता है जो क्या होता है, आग को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करने देता है। एक मोटी लेयर बना के उसके आसपास इस तरह से आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो बुझ जाती है। इसीलिए किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का पायरीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओजोन की परत मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करती है, वायुमंडल में हाइड्रोजन निर्मुक्त करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन निर्मुक्त करती है। तो फ्रेंड्स जो ओजोन होती है वो क्या करती है, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको यह सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत यानी कि E=mc², ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइंस्टीन के द्वारा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो फ्रेंड्स जो ड्राई सेल होता है उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? तो ड्राई सेल आप सभी ने देखे होंगे, कहाँ पर मैक्सिमम यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे रेडियो में इस तरह का एक सेल होता है जो कि हमारी रेडियो में, बैटरीज में, घड़ियों में, कैलकुलेटर में, सभी जगह हम इस ड्राई सेल का उपयोग करते हैं प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात करूँ तो। और ड्राई सेल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के द्रव्य का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या होता है, ड्राई सेल यानी शुष्क सेल होता है। तो इसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? तो जो हम शुष्क सेल होता है फ्रेंड्स उसमें रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी पाई जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत कौन सा होता है? द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रॉकेट। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, आवेश का संरक्षण का नियम या फिर रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। तो जो रॉकेट होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है फ्रेंड्स? रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का नियम होता क्या है फ्रेंड्स? ये होता है इसके अनुसार यदि कोई बाहरी बल किसी भी पिंड पर अगर हम नहीं लगाते हैं या बाह्य कार्य नहीं किया जाता है तो जो पिंड का कुल संवेग होता है, अगर उसका स्टार्टिंग में संवेग P1 हो और फाइनल संवेग P2 हो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे अगर कोई भी बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। और संवेग आप सभी को पता होगा वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग कहते हैं।
और अगर आपसे कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया जाता है कि न्यूटन के कौन से गति के नियम के ऊपर ये काम करता है, तो रॉकेट का जो है वो गति के तृतीय नियम, तीसरे नियम पर काम करता है, जिसमें प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है फ्रेंड्स? तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन एयर कब? आवृत्ति बढ़ने पर, तापमान घटने पर, तापमान की वृद्धि से, या नमी की मात्रा घटने से। तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि होती है उसकी गति किस पर निर्भर करती है? घनत्व पर, तापमान पर और आर्द्रता, इन तीनों चीज़ पर जो ध्वनि की गति है वो निर्भर करती है। तो जब घनत्व बढ़ता है यानी कि डेंसिटी बढ़ती है तो भी इसकी गति क्या होती है? इसका वेग क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर भी इसका वेग बढ़ेगा और आर्द्रता बढ़ने पर भी इसका वेग बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन में आवृत्ति बढ़ने पर, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तापमान घटने से ये बढ़ेगी नहीं, तापमान घटने से कम हो जाएगी। और तापमान की वृद्धि से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ेगी। नमी की मात्रा बढ़ने से नहीं, घटने से नहीं, बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। निम्नलिखित परिपथ पर विचार कीजिए और दिए गए जो परिपथ है, ये सर्किट है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी कि करंट, ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, इनमें आपसे करंट पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको गलत भी करके आ सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? करंट पूछा है। तो आप पूरे सर्किट का करंट मत फाइंड आउट कर देना। इन्होंने यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पूछा है? प्रत्येक प्रतिरोध में, मतलब इस रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस में आपको कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो बताना है। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर आई करंट आता है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ऊपर वाले रेजिस्टेंस में माना I1 और दूसरे वाले रेजिस्टेंस में मान लिया हमने I2 करंट फ्लो होगा, और यहाँ आके फिर ये क्या हो जाएगा? I यानी कि I1 प्लस I2। तो आपको क्या बताना है? I1 और I2 की वैल्यू बतानी है, ना कि I की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला मिला है। तो यहाँ पर V क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया गया है? 4 वोल्ट का। उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। करंट हमने मान लिया ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। तो यहाँ पर I1 रखा, और R ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? इंटू 2। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो जो करंट मिलेगा हमें ऊपर वाले रेजिस्टेंस में वो कितना मिलेगा? 2 एम्पियर का। और सेम एज इट इज़ रेजिस्टेंस नीचे वाला भी है, इसलिए नीचे वाले रेजिस्टेंस में वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी? 2। और अगर आपसे फाइनल पूछा जाएगी फाइनल करंट कितना है, तो यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू 2 होगी। 2 + 2 तो फाइनली कितना मिलेगा? 4। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे प्रत्येक रेजिस्टेंस यानी प्रत्येक प्रतिरोध में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा है। तो वो कितना मिला हमें? 2 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। बल आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होता है? टॉर्क जो होता है उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो उसके लिए आपको पहले बल आघूर्ण क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तभी आप उसका विमेय सूत्र बता सकते हैं। तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क होता क्या है फ्रेंड्स? तो जो इस तरह का सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन के लिए जो हमें फोर्स लगता है, बल की आवश्यकता, एक तरह के बल ही होता है ये, उसे क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। और इसको किस से डिनोट किया जाता है? स्मॉल t यानी टाउ। इसे टाउ एक ग्रीक वर्ड है, इससे डिनोट किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने इसको घुमाने के लिए बल लगाया वो बल, कितना बल, परिणामी बल इनटू जो सेंटर है, सेंटर से इससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, मान लिया r है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? टॉर्क होता है। और यहाँ पर जो ये है एक एंगल भी यहाँ पर आता है साइन थीटा, जो क्या होता है? बल और अक्ष के बीच की दूरी का कोण कितना है, इनके बीच में जो ये एक्सिस है इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होता है, वो भी यहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह से टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इनकी जो SI मात्रक रखे हैं, जो बल होता है, बल का हमें क्या होता है? न्यूटन। और ये R एक रेडियस है, दूरी है, जो कि क्या होगी? मीटर में होगी। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, इस तरह से इसका हमें SI यूनिट मिल जाएगी। न्यूटन को अगर हम देखें यानी बल को, तो बल क्या होता है यहाँ बताऊँ मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होगा? kg में SI यूनिट होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वह वैल्यू भी अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन, और यहाँ पर क्या होगा? मीटर। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड
ऊपर ले जाके माइनस हो जाएगा। तो ये इसका है एसआई यूनिट आ गई। और अगर इसको हम विमीय सूत्र में कन्वर्ट करें तो जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं, और मीटर के लिए एल यूज़ किया जाता है, इसकी पावर 2 है। और एस है, एस के लिए क्या टाइम है, टाइम टी यूज़ करते हैं, और यू -2। तो इसका जो विमीय सूत्र मिला वो हमें क्या मिला, ml² t की पावर -2, यानी कि ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। 61 लाख, ये आपको एक नंबर दिया है 61000। इस राशि में आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है कि इसमें सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। तो फ्रेंड्स, जो सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट होती है उसके नियम क्या होते हैं। उसका पहला नियम ये होता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे 1, 7, 2, 5, 5, ये क्या होते हैं, इसमें जो जितने नंबर होते हैं सभी सार्थक नंबर होते हैं। इसमें कितने नंबर है, 2 है, तो इसका सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। इसमें कितने अंक है, 3 है, नॉन ज़ीरो यानी कि जिसमें ज़ीरो नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3। एक रूल तो आपका ये हो गया फ्रेंड्स। और दूसरा रूल आपका ये बोलता है, अगर अशून्य संख्या यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर जैसे कि 2 और 5, इनके बीच में कितनी भी ज़ीरो होती है तो वो ज़ीरो भी किस में आती है, सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट में, उसको भी हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है, 3 है। इसी तरह से अगर मैं 4, 0, 0, 1 लेती हूँ, ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, बिना ज़ीरो वाले नंबर, और इनके बीच में जितने ज़ीरो है वो भी सार्थक अंक में काउंट होती है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर नॉन ज़ीरो नंबर है और नॉन ज़ीरो नंबर के पीछे ज़ीरो है तो वो जो ज़ीरो होगी फ्रेंड्स वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है, 1 ही है, ना कि 3 नहीं होगी, क्योंकि इसके राइट साइड में जितनी भी ज़ीरो है वो सार्थक अंक में कन्वर्ट नहीं होती। अगर ये नंबर में लिखूँ 4000 तो 4000 में कितने सार्थक अंक हैं, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसके राइट साइड में जितनी भी ज़ीरो है वो सार्थक अंक में नहीं काउंट होती है। नेक्स्ट रूल फ्रेंड्स ये बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई सा पॉइंट है और पॉइंट के बाद कोई सा नंबर दिया हुआ है और नंबर के पहले अगर ज़ीरो है तो वो जो ज़ीरो है फ्रेंड्स वो भी सार्थक अंक में नहीं आती है। तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, ओनली 1। इस तरह से अगर एक नंबर दिया हो 3, 4 तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। एक और रूल ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर पॉइंट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई सा नंबर है और नंबर के बाद अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो आपकी सार्थक अंक में सार्थक अंक में काउंट होगी। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, 2 हैं। तो हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं फ्रेंड्स उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस नंबर को देखें तो हमने अभी देखा था कि जो नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जितनी भी ज़ीरो अगर उसके राइट साइड में होगी तो वो सार्थक अंक में नहीं आएगी, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या फ्रेंड्स कितनी होगी, 2, ना कि कितनी, 7 नहीं होगी, कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। विद्युत रासायनिक श्रेणी के स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सी धातु जल अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती है। Which metal cannot displace hydrogen from the water acid depending on the location of the electrochemical series। तो फ्रेंड्स अगर हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम देखते हैं क्रियाशीलता, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातु है वो इसको रिप्लेस कर देंगी। सबसे अधिक क्रियाशील होती है इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। ये मध्यम क्रियाशील होती है, और जो हाइड्रोजन के नीचे होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम है, Hg, Pb और Ba। तो अगर हम इनको देखें तो जो एल्यूमिनियम है और Pb है ये दोनों हाइड्रोजन के ऊपर है तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, लेकिन जो Hg है वो हाइड्रोजन के नीचे आती है तो ये इसको क्या करेगी, विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, Hg। अभिक्रिया सतत होती है यदि सेल विभव होता है। तो कंटिन्यूअस रिएक्शन के लिए सेल विभव यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए। तो जो सतत अभिक्रिया होती है, सतत अभिक्रिया के लिए जो गिब्स ऊर्जा है यानी कि जो अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे डेल्टा जी से डिनोट किया जाता है। उसका फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, -NEF, जहाँ पर n क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थानांतरण किए गए इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या होती है। E यहाँ पर क्या होता है, सेल विभव होता है। और F यहाँ पर क्या होता है, फेराडे नियतांक। ये फेराडे नियतांक होता है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और वो कितनी होती है, 96500। ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। और जो n है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे वो भी पॉजिटिव होंगे, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। लेकिन सतत अभिक्रिया के लिए जो g की वैल्यू फ्रेंड्स वो हमेशा कितनी नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल हो सकती है, जब सेल विभव
की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि ये भी धनात्मक, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी अगर पॉजिटिव होगा तब जाके हमें जो ये वैल्यू फाइनली कितनी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सेल विभव है ई है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए सतत अभिक्रिया के लिए। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो ये नाभिक होता है, इसके ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ऊपर होते हैं नंबर उन्हें हम क्या कहते हैं, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या उन्हें कहा जाता है। और जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नीचे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। सोडियम धातु व क्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स जब सोडियम की धातु यानी ये सॉलिड होगा और क्लोरीन यानी कि गैस इन्होंने कहा है, इनकी रिएक्शन जब भी हम करेंगे तो आप सभी को पता है क्या बनता है, NaCl। ये भी सॉलिड बनेगा, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, तो फाइनली क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और इसे हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 2 सोडियम हो गए, तो यहाँ पर भी 2 सोडियम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन सा सेल होता है, तो गैल्वेनी वोल्टेक शुष्क सेल। सभी सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। निम्न में से किसकी प्रथम आयनिक ऊर्जा सबसे उच्च होती है, तो फ्रेंड्स जो आयनिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, किसी भी नाभिक से इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है तो इसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, आयनिक ऊर्जा कहा जाता है। और प्रथम आयनिक ऊर्जा किसे कहा जाएगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसे निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनिक ऊर्जा कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि इनमें से किसकी आयनिक ऊर्जा सबसे उच्च होगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपको बताऊँ तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट इस तरफ जाने पर क्या होता है, आकार कम होता है, आकार कम होता है। और आकार जितना कम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा, उतनी आयनन ऊर्जा आयनिक ऊर्जा अधिक लगेगी। तो आकार कम होने पर जो आयनिक ऊर्जा है वो कितनी होगी, अधिक होगी, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और आकार जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, उतनी उसे आयनिक ऊर्जा कम लगेगी, ठीक है। तो दाएं से बाएं जाने पर आकार कम होता है इसलिए आयनिक ऊर्जा ज़्यादा होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है इसलिए आयनिक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो हम हमारे क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर हमें कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया है, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इधर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है, तो आयनिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो कार्बन से ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन क्या होगा, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स कॉपर चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कार्बन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपने पढ़ा होगा, इसको हम सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। हैलाइड समूह का सामान्य सूत्र क्या है, तो फ्रेंड्स हैलाइड समूह का सामान्य सूत्र होता है RX, जहाँ पर ये R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, और X क्या होता है, हैलोजन, ठीक है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, RX। बायोगैस पशुओं के गोबर से किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा बायोगैस से हम गैस उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग रसोई घर में हम करते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया इसको यूज़ होती है, गोबर को सूखा करते हैं, नहीं, गोबर को जला देते हैं, जलाया भी नहीं जाता है, धात्विक अम्लों के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, अवायवीय किण्वन के द्वारा इस प्रक्रिया में बायोगैस बनाई जाती है। और अवायवीय किण्वन क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, गड्ढा बनाया जाता है जिसमें गोबर को घोल कर उसे पूरी तरह से ढक दिया जाता है, मतलब उसमें हवा प्रवेश नहीं करने देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अवायवीय किण्वन, जिससे गैस उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवायवीय किण्वन के द्वारा गोबर गैस बनाई जाती है। द्रव्य का आयतन मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम यूनिट ऑफ लिक्विड क्या होती है, लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आज हमने टेक्निकल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। हमने उतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।